So, hello everyone. This is the lecture number 5 of the NETO series for SSC CGL Mains 2025. टोटल हम लोग के अभी तक 4 लेक्चर्स हुए थे एंड काफ़ी लंबे गैप के बाद हमारा 5th लेक्चर हो रहा है एंड ये अब कंटिन्यू रहेंगे आपके सीजीएल मेंस एग्ज़ाम तक, जो कि आपको पता है 18 जनवरी को शेड्यूल्ड है। अब मैं कई बार मैंने जो पिछला वीडियो डाला था उसमें भी डिटेल में बता दिया था, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ कि निट्टो के लेक्चर्स किस किस तरीके से होंगे। तो आपको पता है कल यानी कि फ्राइडे से, यानी कि कल है आपका 26 दिसंबर, हमारा रिवीजन सेशन स्टार्ट हो रहे हैं सीजीएल मेंस के लिए, जहाँ पर हम एक सिंगल वीडियो में पूरा सब्जेक्ट ख़त्म करने वाले हैं, पूरा रिवीजन होने वाला है। एंड वी आर स्टार्टिंग विद द पॉलिटी, देन संडे ज्योग्राफी, देन इकोनॉमिक्स, देन हिस्ट्री के तीनों पार्ट एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेंगे। तो जिस दिन वो नहीं होंगे उस दिन यू विल गेट द निट्टो लेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आपको पता है 11 तारीख को सारी चीज़ें हम ख़त्म कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। तो जो आखिरी का एक वीक है, दैट इज़ 12 टू लेके 17, वहाँ पर आपको ये ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे लेक्चर्स देखने मिलेंगे। इनका पर्पज़ क्या है? एक तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाना, जो कि आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको बाकियों से अच्छा स्कोर करना है तो ऑप्शन एलिमिनेशन करके जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अगेन ये कोई रैंडम तुक्का मारने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं रैंडम गेसिंग करने के लिए बोल रहा हूँ। जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं उसके बेसिस पे किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन कर रहे हैं, या फिर एग्जामिनर का माइंड कैच करके कि एग्जामिनर का क्या यहाँ सोचना हो सकता है, उस हिसाब से यहाँ पर हम ऑप्शन एलिमिनेशन कर रहे हैं। तो उस हिसाब से नंबर हमें सिक्योर करने हैं एंड ये आपको मॉक में इंप्लीमेंट करके देखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम उन क्वेश्चंस को जो कि सीजीएल टियर 1 में पूछे गए, अगेन देयर आर सर्टन हाइपोथेसिस की टीसीएस लेगा मेंस बिकॉज वो एक शिफ्ट में करवा नहीं सकता एडीक्यूटी, जो भी करवाए, ठीक है। हमें इस तरीके से प्रिपेयर होकर जाना है कि एडीक्यूटी भी करवा सकती है एंड टीसीएस भी करवा सकती है। अगेन टीसीएस का कोई ऐसा पुख्ता स्रोत नहीं है, ना ही एसएससी ने बोला है, लेकिन उड़ती खबर है। लेकिन हम इसी अगेन उसी हिसाब से प्रिपेयर करके जाएंगे कि एडीक्यूटी टीसीएस कोई भी ले ले, हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हों और कोई धप्पा ना हो सके। धप्पा हमारे साथ तब हो सकता है जब हम किसी एक चीज़ को पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर दें, तब हो सकता है। वैसे मैंने आपको बोला था कि साइंस को आप वो कर सकते हो अगर आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना है, क्योंकि एडीक्यूटी पार्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं साइंस पे। लेकिन अगेन अगर आप थोड़ा सा भी रिवीजन कर लोगे, जो हमारे बॉम्ब शॉट्स वीडियोस हुए थे, लेक्चर्स हुए थे टियर 1 से पहले, तो क्या है कि आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। और अगर क्वेश्चंस आए तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम विल गो ब्लैंक इन साइंस। वैसे साइंस का ऐसा नहीं कि जब टीसीएस पूछा तो बहुत ज़्यादा ही वेटेज था तब लेकिन ठीक ठाक था, लेकिन अभी क्या ना के बराबर है। खैर जो भी हो, तो वो मेरा पर्पज़ एक तो एलिमिनेशन सिखाना, प्लस जो टियर 1 में क्वेश्चंस आए हैं वो आपको करवा देना, सो दैट, क्योंकि काफ़ी लोगों का डर है मन में कि सर इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, उस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। अभी तक तो 4 लेक्चर मैंने क्वेश्चन करा है वही है, और जितने लेक्चर्स भी लगे मुझे, ठीक है, मैं आपको सारे वो करवा दूंगा। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा कंपाइलेशन, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से, जिस तरीके से करंट अफेयर्स का आपको दिया गया था सारे सब्जेक्ट्स का, वन लाइनर फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलेगा? तो ये आपको परमार अकेडमी ऐप पे मिलेगा, ऑलमोस्ट आई थिंक आज शाम तक या फिर कल तो पक्का आपको मिल ही जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, खुद से लगाएं, खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। जितना ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे लास्ट के टाइम में, जितना ज़्यादा खुद का दिमाग लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। विच आर्टिकल एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू क्रिएट लॉज ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स अंडर द नेशनल इंटरेस्ट? वी नो कि देयर इज़ शेड्यूल नंबर 7, ठीक है, इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उस शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे सिर्फ हमारा कंट्री का पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों बना सकते हैं। और अगर दोनों ने बना दिया तो पार्लियामेंट का प्रिवेल करेगा, ठीक। ऐसा आर्टिकल नंबर 251 बोलता है, अनुच्छेद 251। ये जो आर्टिकल्स हैं सेंटर स्टेट रिलेशन से डील करते हैं। आई नो कि सेंटर स्टेट रिलेशन से टीआर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। अभी 4.0 बैच में जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है, उसकी पूरा वो सेक्शन काट के परमार क्लिप्स वाले चैनल पे या तो अपलोड हो गया होगा या हो जाएगा आज में, और वो टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे उसको, ठीक है। जो क्विज़ वाला टेलीग्राम है उसको भी ज्वाइन करके रखिएगा, उसमें भी डेली बेसिस पे जो क्विजेज आती हैं उनको लगाते रहिए जब भी आपको फ्री टाइम मिले, कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है फिर इस तरीके से, तो बस कुछ नहीं, खोला क्विज़ वाला चैनल, जब मन नहीं कर रहा है, आपका जब मूड फ्रेश है तब नहीं लगाने बोल रहा हूँ, तब तो वो काम करो जिसमें तुम्हें दिक्कत होती है, जब तुम्हारा मूड एकदम पढ़ाई का कर रहा है तब। जब एकदम ऑफ मूड है, जब पैसिव लर्निंग टाइप थोड़ा सा है, तब वीडियोस देखो, तब वो क्विजेस लगाओ, ठीक है। थोड़ा ये इस तरीके से भी स्ट्रैटेजिकली अगर आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करोगे तो वो भी हेल्प करेगा। लाइक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो काफ़ी लोगों का होता है कि
काफ़ी लोग का होता है, ऑलमोस्ट सभी लोग का होता है कि वीडियो देखने में उतना ज़्यादा आपका दिमाग का वो नहीं लगता है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव लर्निंग नहीं करनी होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत पैसिव भी होता है क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ आपको सुनना है, तो इसलिए उस हिसाब से अपने टाइम को शेड्यूल करिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, विच आर्टिकल एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू क्रिएट लॉज ऑन स्टेट ले सब्जेक्ट अंडर नेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही है, नेशनल इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 249, जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर दे स्पेशल मेजोरिटी से या फिर जो 2/3% वोटिंग है उससे, और एम्पावर कर दे पार्लियामेंट को कि आप स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में लॉ बना सकते हो। तो मैं आपको ये बता रहा था 7 शेड्यूल में वो 3 लिस्ट है, उसके उस पर कौन कौन लॉ बनाता है। लेकिन जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है उस पर जो हमारा यूनियन है दैट इज़ पार्लियामेंट, वो 5 ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में लॉ बना सकता है, जिसमें पहले 66 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अभी 61 है। कॉन्करेंट में पहले 47 हुआ करते थे, अभी कितने हैं, 52 है। और यूनियन में आप बताना यूनियन में पहले कितने थे और अभी कितने हो गए। कॉन्करेंट हमने लिस्ट ली कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। तो ये तो है अगर राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से बोल दें। 250 में क्या लिखा हुआ है, 250 में अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लगा है तो 251 में बोल दिया मैंने आपको कि अगर दोनों बना देते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में तो पार्लियामेंट का प्रिवेल करेगा। 252 में लिखा हुआ 252 में कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा राज्य बोलते हैं, स्टेट्स बोलते हैं पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए, तब बना सकता है पार्लियामेंट लॉ। 252, 2 या 2 से ज़्यादा राज्य, ऐसे याद कर लो। आंसर क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सॉरी नेशनल इंटरेस्ट बोल रहा है टू क्रिएट, ओके ओके ओके, यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट की बात करी गई है। आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि राज्यसभा को जब नेशनल इंटरेस्ट में लगता है कि लॉ बनाना चाहिए पार्लियामेंट को, तब वो ऑथराइज करता है, एम्पावर करता है पार्लियामेंट को। विच आर्टिकल एम्पावर्स द पार्लियामेंट, और कौन एम्पावर करने का काम करता है, राज्यसभा। तो 249 इसका आंसर होगा, ठीक है। 253 में तो ये लिखा हुआ है कि किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को जब एनफोर्स करना हो, 5 कंडीशंस होती हैं जहाँ पे पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है, राज्यसभा एम्पावर कर दे, नेशनल इमरजेंसी लगी हो, 2 या 2 से ज़्यादा राज्य बोल दें, या इंटरनेशनल ट्रीटी को एनफोर्स करना हो, या फिर अगर प्रेसिडेंट रूल कहीं पे लगा है उस स्टेट में, तो अंडर आर्टिकल नंबर 356। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, consider the following statements and choose the correct option, statement 1 and 2. PPF shows the trade-offs and opportunity costs faced by an economy. The PPF is used to estimate the government's total revenue and expenditure. This is the question in Hindi. Okay, now what is PPF? So PPF हमें दिखाता है दो चीज़ों को प्रोड्यूस करने में आई, जैसे लाइक देर आर 2 थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि मेरे पास एक पर्टिकुलर फील्ड है, ठीक है, मेरे पास कुछ तो ज़मीन है, यानी मेरे पास रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज इकोनॉमी में हमेशा लिमिटेड होते हैं। इकोनॉमी इज़ ऑल अबाउट लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो उस लिमिटेड रिसोर्स में किस तरीके से क्या कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन, किसी चीज़ को प्रोड्यूस, किन्हीं 2 चीज़ों को प्रोड्यूस करने के पॉसिबिलिटी, यानी क्या चांस है, उसको जब हम ड्रॉ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी इन दी सेंस हो सकता है पूरे उसमें फील्ड में मैं मान लो कि 1 टन चावल उगा रहा हूँ, सॉरी गेहूँ उगा रहा हूँ, ठीक है, मान लो, ठीक है, 1 टन। फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा 1/4 पार्ट हटा के इसमें गेहूँ बो दिया, तो सॉरी चावल बो दिया, तो गेहूँ कम होगा 1 टन से, फिर चावल आएगा, यानी कि कुछ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी चावल उगाने की, और वो क्या होगा, जितना मैंने गेहूँ गिव अप किया। तो ये 2 चीज़ों को प्रोड्यूस करने के डिफरेंट पॉसिबिलिटी दिखाता है, दैट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। कुछ इस शेप का होता है। मैंने आपको बता रखा है कि अगर इसके नीचे अगर कोई पॉइंट ड्रॉ होता है दैट मीन्स कि वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज अभी फुल्ली यूटिलाइज नहीं कि अगर मेरे पास इतना लैंड है दैट मीन कि अभी मैं पूरी तरीके से अपनी लैंड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। इसके अगर ऊपर कोई पॉइंट है तो वो पॉसिबल ही नहीं है, ओवर यूटिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता है ना। आप किसी चीज़ को उसकी मैक्सिमम लिमिट तक यूटिलाइज कर सकते हो जो पॉइंट इस पर्टिकुलर कर्व पे लाई करेगा। सो पीपीएफ शोज द ट्रेड ऑफ्स एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस्ड बाय एन इकोनॉमी। येस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जब आप किसी एक ऑप्शन को चूज करते हैं तो दूसरे को जो आप गिव अप करते हैं दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं आपको अभी आप क्लास ले रहे हो, ठीक, अभी आपको किसी ने तो बोला था, या फिर आप क्लास ले रहे हो मान लो एसएससी की, ठीक, आपका एग्जाम कोई रेलवे का भी लगा हुआ है लेकिन आपने क्या किया, रेलवे का नहीं एसएससी का पढ़ेंगे, तो वो जो आपने गिव अप किया दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो भी मैंने आपको बताया उसका गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना है नहीं है, ठीक है, वो तो हम डेफिसिट्स में पढ़ते हैं, फिजिकल डेफिसिट और ये सब, है ना। तो इसका ये स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल ही गलत होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। हिंदी, सॉरी इंग्लिश, थर्ड क्वेश्चन,
which Indian initiative under the NAFCC, that is National Adaptation Fund for Climate Change, aims to improve microclimate resilience through community-led water harvesting in semi-arid zones. पढ़िए हिंदी में और आंसर करिए, पॉज करिए, टाइम लीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है। चलिए, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था सन 2015 में। नाबार्ड इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि 12 जुलाई 1982 को बना था बी शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशंस पे। ठीक है, तो ये है एनएफसीसी, जहाँ पर नाबार्ड क्या है आपकी नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, और इसको 2015 में लॉन्च किया गया था इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को, जो क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोग्राम्स होते हैं उनको फंड करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो सही आंसर क्या होगा? एम्स टू इम्प्रूव माइक्रो रेजिलियंट क्लाइमेट रेजिलियंस थ्रू कम्युनिटी लेड वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड जोन्स, जल ऊर्जा योजना, क्लाइमेट रेजिलियंट वाटरशेड प्रोग्राम, एटिमोलॉजी। ठीक है, एंड अगेन जिन लोगों को नहीं पता, ये कोई अपने आप से मैं नहीं, ये मत सोचने लगना कि अपने आप से मैं रख के लाया हूँ, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो आपके पूछे गए। ठीक है, सो एटिमोलॉजी का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं हमने पढ़ा है तो उसको हम नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया मेनली अफेक्ट्स विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी थ्रू दी रिडक्शन ऑफ सब्सिडीज़। भारत में आर्थिक उदारीकरण मुख्य रूप से सब्सिडी में कमी के माध्यम से अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर, आईटी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर टूरिज्म सेक्टर? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया मेनली अफेक्ट्स विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी थ्रू द रिडक्शन ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी आप कम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र प्रभावित होगा? कौन सा होगा? दिस वुड बी योर एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा। तो ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्सिडी पे डिपेंडेंट रहता है, अगर सब्सिडी कम की तो बहुत ज़्यादा हैम्पर होगा एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, ऐसा ही कुछ तो क्वेश्चन आया था आपके सीजीएल टियर 1 में कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इफेक्ट्स विद सेक्टर, तो प्राइमरी था, सेकेंडरी, प्राइमरी ओनली, सेकेंडरी ओनली, टर्शरी ओनली, एक था प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जो होलिस्टिक स्टेटमेंट होते हैं, जो हर चीज़ को कवर करते हैं, जनरली वो सही होते हैं। वहाँ पर वही सही आंसर वही था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, क्योंकि इफेक्ट तो किसी भी चीज़ को कर सकता है ना, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखा करिए कि जो होलिस्टिक टाइप के आपके स्टेटमेंट्स होते हैं, जो सारी चीज़ों को कवर करें, वो जनरली सही होते हैं। ओके, फिफ्थ है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग असर्शन एंड रीजन। द 1991 रिफॉर्म्स बूस्टेड इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिग्निफिकेंटली। Liberalized trade policies increased both exports and capital inflows. Now this is the hot topic we all know. ठीक है, अभी जो एडिक्विटी क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो हमें पता है 1991 के टाइम पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, हमारे पास सिर्फ 2 वीक्स के इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स पड़े हुए थे, इसलिए हमें IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा टू टेक दी लोन, और दैट्स कॉल्ड एज बेल आउट ऑल्सो। बेल आउट किया हमें, बट विथ सर्टेन काइंड ऑफ कंडीशंस। कंडीशन ये थे कि कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, तो उस टाइम के जो PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, वो LPG रिफॉर्म्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, जिसमें कि जितने भी इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटाया गया, प्राइवेटाइजेशन से जितने भी लाइसेंस राज्य चल रहा था उसको हटाया गया, एंड ग्लोबलाइजेशन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट किया गया, सो दैट कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी ज़्यादा ट्रेड करे इंटरनेशनल इकोनॉमी से। तो पहला सही है असर्शन, और रीज़न उसका सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं उसको चेक करने का सिंपल सा लॉजिक है। तो आप बिकॉज लगाइए इसके बाद, 1991 रिफॉर्म्स बूस्टेड इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिग्निफिकेंटली बिकॉज इट लिबरलाइज ट्रेड पॉलिसीज, इंक्रीज बोथ एक्सपोर्ट्स एंड कैपिटल इनफ्लोज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। Moving on towards the next question, which of the following best reflects India's operational and diplomatic approach to boundary demarcation with Myanmar amidst recent local protest over fencing? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आप पढ़ें हिंदी में और आंसर करें। चले, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपसे, अगर आप नहीं कर रहे थे तो आपसे करिए, लिखना शुरू करिए कि आपने कितना स्कोर किया। काइंड ऑफ इसको अपने सेशनल मॉक के तौर पे लो। आज तो BCC इस लेक्चर पे क्वेश्चन है, आगे से आपको तकरीबन 25 क्वेश्चन के आसपास मैं कोशिश करूँगा रखने की। ठीक है, लेकिन फिर भी आप सेक्शनल मॉक की तरह लो, चाहे 20 क्वेश्चन हो, चाहे 25 हो, चाहे जितने भी हो। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट इंडियाज ऑपरेशनल एंड डिप्लोमेटिक इंडिया का अप्रोच टू बाउंड्री डिमार्केशन विद म्यांमार? म्यांमार के साथ बाउंड्री डिमार्केशन में, बाउंड्री ड्रॉ करने में इंडिया का क्या डिप्लोमेटिक अप्रोच रहा? इंडिया इन्वोक्ड एक 1987 की ट्रीटी को इन्वोक किया, एंड बीमस्टेक आर्बिट्रेशन टू सेटल बाउंड्री पिलर डिस्प्यूट्स। बाउंड्री के जो खंभे हैं उनका डिस्प्यूट करने के लिए 1987 की ट्रीटी को इन्वोक किया गया।
इंडिया एंड म्यांमार कंडक्ट ज्वाइंट सर्वेज एंड प्रपोज्ड अ ज्वाइंट बाउंड्री वर्किंग ग्रुप। इंडिया हॉल्टेड बॉर्डर फेंसिंग टू अवॉइड आसियान ट्रेड डिसरप्शंस। इंडिया ने बॉर्डर फेंसिंग को रोक दिया पूरी तरीके से, सो दैट आसियान कंट्रीज का ट्रेड डिस्प्यूट ना हो। बॉर्डर फेंसिंग को रोक दिया, ठीक है, खुद सोचो कितना लॉजिकल है ये। यहाँ म्यांमार है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर हम फेंसिंग नहीं करेंगे, क्यों? सो दैट हमारी जो बाकी ये जो कंट्रीज़ है ना, साउथ ये आसियान कंट्रीज, आसियान तो यही ना, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़, थाईलैंड, वियतनाम और ये सब, मलेशिया, ब्रूनेई, सब, सिंगापुर, तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं काइंड ऑफ इनके साथ हमारा ट्रेड बेकार ना हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पर वो रोक दिया कि चलो कोई नहीं, आते जाओ, जितने भी इलीगल माइग्रेंट है आते जाओ, बस हम कहीं हमारा ट्रेड ना रुक जाए। लॉजिकल लग रहा है किसी एंगल से ये। इंडिया डिसमिस्ड प्रोटेस्ट एंड असाइंड बॉर्डर ओवरसाइट टू आस्पा टर्मिनल्स। पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया प्रोटेस्ट को, ठीक है, आस्पा ट्रिब्यूनल को दे दिया। भाई आस्पा जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, ये आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर देता है कुछ रीजन्स में, कि भाई उनको स्पेशल पावर इसलिए दिए गए हैं क्योंकि वहाँ पर कंडीशंस नॉर्मल नहीं है कि वो कभी भी शूट एट साइट कर सकते हैं इस तरीके की। आसपा की ट्रिब्यूनल को ये क्यों मैटर दिया जाएगा जो बाउंड्री डिमार्केशन दो कंट्रीज़ के बीच को लेके है? ये भी एकदम एब्सर्ड ऑप्शन है। यहाँ पर कौन सा आपको लग रहा है कि जो थोड़ा सा ज़्यादा अफर्मेटिव, पॉजिटिव, होलिस्टिक टाइप साउंड कर रहा है? दिस इज दिस वन, इंडियन म्यांमार कंडक्टेड ज्वाइंट सर्विस। डिप्लोमेटिक यही होता है ना, बोला जाता है ना कि डिप्लोमेटिक आंसर मत दो, मतलब घुमा फिरा के आंसर मत दो, क्लियर कट बताओ। तो डिप्लोमेटिक का मतलब ये होता है क्लियर कट नहीं, सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स का जहाँ पर यूज़ किया जाता है, भारी भरकम वर्ड्स का, ठीक है, बी आंसर। ना यहाँ पर अगेन आपका दिमाग चलना चाहिए। आप रिकॉल कर सकते हैं कि आसियान कब बना था, बीमस्टेक कब बना था, बीमस्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे, यहाँ पे आपका दिमाग चलना चाहिए। जैसे बीमस्टेक की अगर बात करें तो 1997 में क्रिएट हुआ था, बैंकॉक डिक्लेरेशन से क्रिएट हुआ था, ढाका बांग्लादेश में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, और बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? सो बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, ठीक है, एंड आपका ओके, ठीक है, तो बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, आपका थाईलैंड है, और इसी की जगह हमने क्या देखा था, नेपाल और भूटान है। वाई इज कार्बन सिंक एनहांसमेंट इंपॉर्टेंट इंडियाज क्लाइमेट प्लान? भारत की जलवायु योजना में कार्बन सिंक संवर्धन क्यों महत्वपूर्ण है? कार्बन सिंक का मतलब क्या है? सिंक कार्बन का, जहाँ पर कार्बन को डाल सकें। तो मेन इसका क्या है इंपॉर्टेंस? एनकरेज डिफॉरेस्टेशन, काट दो, जो भी पेड़ खड़े उनको काट दो, भाई वो पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। एनकरेज डिफॉरेस्टेशन, स्टोर CO2 इन वेजिटेशन एंड सॉइल, बर्न मोर फॉसिल फ्यूल्स, प्रमोट मोनोकल्चर्स। अब गवर्नमेंट का भी कभी कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो डिफॉरेस्टेशन को इनकरेज करेगा? कभी हो ऐसा, हो सकता है ऐसा कि चलो काट दो पेड़ों को सबको? नहीं, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे हमारी प्रॉब्लम और ख़राब होगी और बेकार होगी। बर्न मोर फॉसिल फ्यूल, अगेन ये प्रॉब्लम को और बढ़ाएगा। प्रमोट मोनोकल्चर, यानी एक कल कृषि का मतलब होता है सिर्फ एक ही चीज़ आप उगा रहे हो, डाइवर्सिटी कम है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। कार्बन सिंक का मतलब होता है जहाँ पर CO2 को स्टोर किया जाता है। ये तीन ऑप्शन मुझे सिमिलर से साउंड हो रहे थे, नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहे थे, एटलीस्ट ये दो तो आपको दे ही रहे होंगे नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब है ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का सिमिलर बहुत हद तक सेम मीनिंग है, सेम चीज़ को कन्वे कर रहे हैं, यानी इसका जो ऑपोजिट होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगला है 8, रीड द फॉलोइंग assertion एंड रीजन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया अडॉप्टेड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन ड्यूरिंग द प्लानिंग एरा। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब ये है कि हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, उसके सब्सटीट्यूट अंदर ही देखेंगे कि उसके हम क्या सब्सटीट्यूट ला सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम किसी बाहरी किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। ऐसा जो प्लानिंग है, प्लानिंग का मतलब जो हमारे 5 ईयर प्लान जो चल रहे थे उस टाइम की बात है, खासकर 1990 से पहले की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल ये सही है आपका आश्वासन कि हम जो इंडिया है वो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की तरफ देख रहा था। दैट मीन्स कि जो आयात प्रतिस्थापन है कि किस तरीके से हम डोमेस्टिक इकोनॉमी को और बूस्ट करें और इंपोर्ट पे कम डिपेंडेंट रहें। दिस वाज टू प्रोटेक्ट इन्फेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। रीजन भी सही है यहाँ पर, एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। विच आर्टिकल अलाउज पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी? अगेन अभी हमने देखा था 249 में नेशनल इंटरेस्ट में राज्यसभा एम्पावर कर सकती है पार्लियामेंट को, 250 हो जाएगा नेशनल इमरजेंसी, 252 हो जाएगा 2 और मोर स्टेट्स, 253 हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रीटी, ओके। Which of the following best describes अचल and चल स्वर्स in the Indian classical music? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय शास्त्रीय संगीत में अचल और चल स्वरों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? All swar have fixed pitch in both systems.
Sa and pa are fixed. Others have variant like komal or tivra. Komal and tivra swar are used only in the Carnatic music. Ga and ni are always sung in shuddh form in all styles. Now, as we know, जो एक्सट्रीम कीवर्ड कंटेनिंग स्टेटमेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से हमें देखना है. ऑल स्वर हैव फिक्स्ड पिच इन बोथ सिस्टम. भाई तुम ये मत सोचना कि नहीं नहीं किसी ने पढ़ा होगा चलो चल स्वर के बारे में. किसी ने नहीं पढ़ा होगा. ठीक है, टीयर 1 का क्वेश्चन है, किसी ने नहीं पढ़ा होगा. लेकिन मुझे पता है कि जिन्होंने रिलीजियसली जो नेटो की टेक्निक्स वगैरह जानते होंगे सही करके आए होंगे, करके आए भी थे स्टूडेंट. ठीक है, ऑल स्वर हैव फिक्स्ड पिच इन बोथ सिस्टम. दोनों सिस्टम में सारे स्वर का फिक्स्ड पिच है. किसी एक स्वर का किसी एक भी सिस्टम में अगर पिच फिक्स ना हुआ, ठीक है, किसी एक स्वर का भी ना हुआ, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना. गा एंड नी आर ऑलवेज संग इन शुद्ध फॉर्म इन ऑल स्टाइल. सारी स्टाइल में इनको हमेशा शुद्ध फॉर्म में ही संग किया जाता है. अगर एक भी स्टाइल में नहीं संग किया जाएगा गलत हो जाएगा. कोमल और तीव्र स्वर का यूज सिर्फ कार्नेटिक म्यूजिक में किया जाता है. कोमल और तीव्र नाम से तो लग रहा है कि भाई कार्नेटिक म्यूजिक का मतलब क्या है, साउथ इंडिया का म्यूजिक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश यहाँ पे. लेकिन ये तो लग रहा है कि नहीं, हिंदुस्तानी म्यूजिक के एसोसिएटेड वर्ड्स लग रहे हैं और ऊपर से ओनली इन कार्नेटिक म्यूजिक लिखा हुआ है. अगर दोनों में से किसी को एक में भी मतलब ऊपर यूज़ किया जाता होगा दैट इज हिंदुस्तानी म्यूजिक में, गलत हो गया. सा एंड पार फिक्स्ड. अदर्स हैव वरिएंट लाइक कोमल और तीव्र. कितना अफर्मेटिव साउंड हो रहा है. ठीक है, एंड कहीं पे कोई नेगेटिव कॉनोटेशन का यूज़ नहीं किया गया है. ऑल, ओनली, नेवर, नो, नन. ठीक है, ये नेगेटिव कॉनोटेशन जहाँ हो थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एन पैसेंट इन चेस. शतरंज में एन पैसेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है. काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने मिले टीयर 1 में विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स और उनका डायमेंशंस. ओनली आफ्टर अ पॉन मूव्स 2 स्क्वायर्स एंड वेट्स अ टर्न. Can be done without 2 moves out of the pawn's advance. Must be done immediately after the pawn moves 2 squares. Only if the capturing. तो only यहाँ भी है, only यहाँ भी है, must be done. ठीक है, can be done. now can be बिल्कुल can be, could be, might be, ये एक पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं और जनरली सही होते हैं, लेकिन यहाँ सही नहीं है ये. एंड पैसन का मतलब है इट मस्ट बी डन इमीडिएटली आफ्टर द पॉन मूव्स 2 स्क्वायर्स. शायद आप समझ पा रहे होंगे, फील ले पा रहे होंगे कि कहाँ पर एक्सट्रीम कीवर्ड्स कंटेनिंग जो स्टेटमेंट होते हैं गलत होते हैं, क्योंकि मस्ट बी डन इमीडिएटली नहीं, तुरंत नहीं करना होता, धीरे धीरे. अब इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है मस्ट बी डन इमीडिएटली का? नहीं, ग्रेजुअली, धीरे धीरे करना होता है. तो धीरे धीरे क्या होता है जिसमें, ठीक है, तो यहाँ पे वो कॉनोटेशन नहीं है एक्सट्रीम कीवर्ड का. समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो एन पैसेंट मस्ट बी डन इमीडिएटली आफ्टर द पॉन मूव्स 2 स्क्वायर्स. खैर ये तो मैंने इसलिए भी क्वेश्चन रखा था क्योंकि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये अभी डीपी दैट इज दिल्ली पुलिस के एग्जाम में सीधा रिपीट हुआ था, तो इसलिए मैंने इसको इसलिए भी रखा. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ द नेशनल सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. बताइए, ये हिंदी में रहा क्वेश्चन. उद्देश्य बताना है आपको. To streamline pension disbursal mechanism for unorganized workers, to facilitate industrial clearances and approvals through a single digital platform, to monitor school enrollments across state using Aadhaar linkage, to centralize water quality testing across urban and rural regions. National Single Window System, Ministry of Commerce and Industry. गलत हो जाएगा. What? भाई नेशनल, दो चीज़ें हैं, दो हिंट हैं यहाँ पर. सिंगल विंडोज क्लियरेंस सिस्टम है और कॉमर्स इंडस्ट्री. वाटर क्वालिटी कॉमर्स इंडस्ट्री क्यों करेगा? स्कूल एनरोलमेंट वाटर ये क्यों करेगा? खुद सोचो. यानी कुछ तो ये कॉमर्स यानी वर्कर्स से एसोसिएटेड है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. ठीक है, टू फैसिलिटेट द इंडस्ट्रियल क्लियरेंसेज एंड अप्रूवल्स थ्रू अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म. यानी कि आंसर ए या बी में ही होगा. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से मैंने सी और डी तो एलिमिनेट कर ही सकता हूँ. अब क्या होगा यहाँ पर? टू स्ट्रीमलाइन पेंशन डिस्पर्सल मैकेनिज्म या फिर टू फैसिलिटेट इंडस्ट्रियल क्लियरेंस. तो साफ समझ में आ रहा है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब ये है कि सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म से सारी क्लियरेंस हो जाएगी. तो अगर दोनों को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपके ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ पर और आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक, अगला क्वेश्चन 13th. टिप्पणी के बारे में यहाँ पर टिप्पणी करनी है आपको. ओरिजिनेटेड अमंग सौराष्ट्र वुमेन टैम्पिंग लाइम फ्लोर्स विद वुडन रॉड्स. मेल ड्रमर्स प्रोवाइड ढोल नगाड़ा अकम्पनीमेंट. तो कौन सा इसमें सही होगा? ओनली 1, 2, बोथ 1 and 2 एंड ईदर 1 नॉट 2. ये हिंदी में रहा क्वेश्चन. तो ये जो गुजरात का सौराष्ट्र रीजन है वहाँ पर इसको किया जाता है. ठीक है, एंड ये भी आपका दोनों ही ऑप्शन यहाँ, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ओके,
अगला और बाकी डांसेस की अगर बात करें जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, जैसे गरबा है, डांडिया रास है ना, हुडो है, एक हुडो, सिद्धि धमाल है, सिद्धि धमाल। तो ये सारे भी कहाँ, भवाई हो गया आपका, ठीक है। सो दीज ऑल आर एसोसिएटेड विद गुजरात। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे आता है, एंड दिस इज व्हाई आर द वेस्टर्न घाट्स कंसिडर्ड ग्लोबली सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को। हिंदी में यह क्वेश्चन कि जो पश्चिमी घाट हैं इनको क्यों सिग्निफिकेंट इतना कंसिडर किया गया है बाय यूनेस्को। दे कैटेगराइज अर्बन रिवर्स बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। कोई लॉजिक है इस बात का? अर्बन रिवर्स को कैटेगराइज करते हैं इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन, यूनेस्को वेस्टर्न घाट कुछ कहीं आसपास भी नज़र आ रहा है। दे इन्फ्लुएंस द इंडियन मानसून एंड आर अमंग द वर्ल्ड्स टॉप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। दे आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर एंड होस्ट पोलर स्पीशीज। खुद सोचो भैया मेरे, इक्वेटर में जो स्पीशीज़ होंगी वो इक्वेटर स्पीशीज़ को होस्ट करेंगी, इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल। पोलर को क्यों करेंगी? तुमको एक वेस्टर्न घाट में इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में पोलर बियर देखने को मिलेगा क्या? है पोलर बियर देखने को मिलेगा? कोई लॉजिक है इस बात का? एकदम ही वाहियात स्टेटमेंट है। दे फॉर्म दी ओनली वॉल्केनिक प्लेट्यू, यानी कि इन पेनिनसुलर इंडिया विद डेजर्ट फ्लोरा। एकमात्र वॉल्केनिक प्लेट्यू है और डेजर्ट फ्लोरा है। भैया मेरे डेजर्ट यहाँ पे है, वेस्टर्न घाट यहाँ है। इंडिया में डेजर्ट सिर्फ एक ही जगह, एक तो यहाँ वार्म डेजर्ट और यहाँ कोल्ड डेजर्ट, अरावली के नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे, और यहाँ पर ये हिमालय के रेन शैडो में, अरावली के रेन शैडो में थार, और यहाँ पे हिमालय के रेन शैडो में आपका लद्दाख। ओनली वॉल्केनिक प्लेट्यू। भाई वॉल्केनो यहाँ पे वॉल्केनिक प्लेट्यू है, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू है ये वॉल्केनिक रीजन का है। पूछ किसकी बात से करा? वेस्टर्न घाट की। सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं? 4 है मेनली। कौन कौन से हैं? एक तो ये है वेस्टर्न घाट आपके, ठीक है, हिमालय वाला जो रीजन है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये सुंडा लैंड है, सुंडा लैंड में आ जाता है आपका ये पूरा अंडमान निकोबार वाला एरिया, ठीक है। और जो आपका ये नॉर्थ ईस्ट में जो इंडो बर्मा रीजन है, इंडिया और म्यांमार का जो रीजन है वो, तो 4 हैं आपके। एक तो वेस्टर्न घाट, हिमालय, इंडो बर्मा रीजन और ये सुंडा लैंड जिसमें कि निकोबार आइलैंड्स आ जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 15th, एट विच बीमस्टेक समिट वॉज द एग्रीमेंट टू सेट अप द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी इन कोलंबो साइट। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है सो दैट आपको मैं ये बता सकूं कि हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन वर्क नहीं करता है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब आपको पता है कि 5th समिट है तो और इसको रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना, ये कोई रिपीट नहीं होने वाला है, बस इसलिए मैंने रखा ताकि बता सकूं यहाँ पर एलिमिनेशन काम नहीं करते हैं, वहाँ पे करते हैं जहाँ पे स्टेटमेंट तरीके का दिया हो। अगर कर रहा है, आपको लग रहा है, तो आप बता सकते हो कमेंट में कि क्या लॉजिक ऐसा आप बिठा सकते हो कि वो 5th निकल आएगा। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता है कुछ निकलेगा यहाँ पर, तो आंसर तो ये है। लेकिन अगेन हर क्वेश्चन में लॉजिक मत ढूंढना कि यहाँ पर कैसे 3rd, 4th, 5th हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है जहाँ पर हम एलिमिनेट आसानी से कर सकें। वैसे आप कर सकते हो कि यार हाँ मैंने पढ़ा तो था कि यार पिछले साल ना बीमस्टेक की 4th समिट हुई थी, तो इस साल ऑब्वियस सी बात है 5th ही होगी। हाँ, तो ये वाला गेस लगा सकते हो आप कि हाँ मैंने पढ़ा था बीमस्टेक समिट के बारे में कि पिछले साल उन्होंने 2 साल पहले पढ़ा था कि 3rd थी, तो अभी शायद 5th ही होगी, 3rd तो होगी नहीं, 4th होगी नहीं, तो इस तरीके से, ठीक है। हु रोट एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। किसने किताब लिखी, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये किताब है शशि थरूर की, ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। वाई एम हिंदू, अम्बेडकर अलाइव, ठीक है, वाई एम हिंदू, अम्बेडकर अलाइव हो गई आपकी, और पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर हो गई, द ग्रेट इंडियन नॉवेल हो गई, ओके। ये सारी जो बुक्स हैं ये शशि थरूर की हैं। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिट्री, ये भी किसकी है? शशि थरूर की। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे एन एरा ऑफ डार्कनेस है, ऐसे ही है एक एन एरिया ऑफ डार्कनेस। ये वीएस नैपॉल की किताब है, ये भी सीजीएल प्री में पूछी गई थी। एन एरिया ऑफ डार्कनेस वीएस नैपॉल की है वो। 17th, गगनयान इज प्लान्ड टू ऑर्बिट अर्थ एट अप्रॉक्सीमेटली व्हाट ऑल्टीट्यूड? 100, 400, 1000 या 36,000? वी ऑल नो कि जो गगनयान है, जहाँ पे हम स्पेस को ह्यूमंस में भेजने वाले, इंडिया का खुद का मिशन होने वाला है, जहाँ पर हम LVM-3 लाइट जो आपका ये पर्टिकुलर जो आपका ये रॉकेट है, इसका यूज़ करके स्पेस में लगभग 3 ह्यूमंस को भेजा जाएगा 3 से 7 दिनों के लिए। ये मिशन थोड़ा सा डिले हो चुका है, 2027 ये में मिशन भेजा जाएगा अभी के लिए। इससे पहले एक अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट करा जाएगा, यानी कि कोई इसमें इंसान नहीं जाएगा, एक ह्यूमन रोबोट जाएगा जिसका नाम है व्योमित्र को पहले भेजा जाएगा। उसके बाद 3 ह्यूमंस को भेजा जाएगा 3 से 7 दिनों के लिए इन दी LEO, दैट इज़ लोअर अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट मतलब
400 किलोमीटर्स। एंड रॉकेट मैंने आपको बता ही दिया है LVM-3, दैट इज़ जो आपका लॉन्च व्हीकल Mark 3 है, उसको यूज़ किया जाएगा। ये मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल होता है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ओके चलो ओके और इसी को ही ध्यान रखना, GSLV दैट इज़ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3 भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। GSLV Mark 3 400 किलोमीटर्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आर्टिकल 262 empowers parliament to set up tribunals for river disputes. Supreme Court has appellate jurisdiction in such dispute. पहला स्टेटमेंट सही है। इंटरस्टेट अगर वाटर डिस्प्यूट है, पार्लियामेंट कोई एम्पावर करता है आर्टिकल 262 कि वो ट्रिब्यूनल बना सकता है। तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाया है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956, जिसका यूज़ करके पार्लियामेंट ट्रिब्यूनल बनाता है। तो ट्रिब्यूनल अपने आप में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होता है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है क्योंकि एक्ट के थ्रू बनता है जो 1956 में आया था। ये आर्टिकल बस एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो ट्रिब्यूनल बना सकता है, और उसका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, कहीं पे भी चैलेंजेबल नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, यानी कि जो स्टेट्स हैं वो चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर इंटरस्टेट डिस्प्यूट होते हैं, वी नो आर्टिकल 131 जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की बात करता है, जहाँ पर अगर सेंटर और स्टेट या डिफरेंट स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट जाना होता है आर्टिकल 131 का यूज़ करके, जो कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है और वो एक्सक्लूसिव नेचर का भी होता है, यानी उसका डिसीजन फाइनल होता है। अब वैसे भी सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, उससे ऊपर कोई कोर्ट है नहीं, तो अगर इसने फैसला सुना दिया तो जाओगे भी कहाँ। वो एक अलग चीज़ है कि जहाँ वो डेथ सेंटेंस वगैरह दे दिया जाता है तो पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल करके आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते हो आर्टिकल नंबर 72 में, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर क्या ही पार्डनिंग पावर देगा, है ना, स्टेट के या फिर सेंटर स्टेट के बीच के जो झगड़े हैं। तो वैसे यहाँ पे है, यहाँ पे तो क्योंकि अप्रोच किया जा सकता है बिकॉज ट्रिब्यूनल आर नॉट द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पर अगर जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का अगर ट्रिब्यूनल सेटअप हुआ है, उसने जो डिसीजन दे दिया वो मैटर, पहली बात जो होते हैं ना इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट वाले, वो 131 में कवर्ड नहीं होते हैं। वो इसीलिए 262 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि आप कोई ट्रिब्यूनल बना सकते हो। तो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया था 1956 में, जिसका यूज़ करके ट्रिब्यूनल को बनाया जाता है। तो ओनली वन वुड बी द करेक्ट आंसर। सुप्रीम कोर्ट का एपेलेट जुरिसडिक्शन आप रिकॉल कर सकते हो 131, 132, 133 इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, इन द सिविल मैटर्स एंड इन द क्रिमिनल मैटर्स। Second last question है, a key component evaluated by the 2025 Index of Economic Freedom concerning government size is public education funding, government spending levels, national defense expenditures या फिर foreign aid contributions। जो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम है उसमें गवर्नमेंट साइज क्या है। अगेन यहाँ पर अगर आप एटिमोलॉजी का यूज़ करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अंधा नहीं मारना है, ठीक है, अंधा तुक्का नहीं मारना है। गवर्नमेंट साइज समझ में आ रहा है कि हाँ गवर्नमेंट की औकात कितनी है खर्च करने की, ठीक है। और ये एजुकेशन तक लिमिटेड हो गया, डिफेंस में लिमिटेड हो गया, फॉरेन एड कॉन्ट्रीब्यूशन। जो लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, जो बड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो जनरली सही नहीं होते हैं। जो होलिस्टिक होते हैं, जो सारी चीज़ों को अकम्पनी कर लें, वो जनरली सही होते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है आपका इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इसको फ्रेजर इंस्टीट्यूट रिलीज़ करता है और इसमें सिंगापुर, ध्यान रखना, भी फर्स्ट नंबर पर रहा है। सिंगापुर फर्स्ट पे, स्विट्ज़रलैंड सेकेंड पे और आयरलैंड थर्ड पे रहा है आपका। इंडिया की जो इसमें रैंकिंग रही है वो 128 रही है, 128। और स्कोर ध्यान रखना इंडिया का दैट वाज 53। मैं जानबूझ के इसमें परमानेंट मार्कर्स नहीं लिखता हूँ सो दैट आप उसको लिखना शुरू करो, ठीक है। हाथ चलते रहना चाहिए आपका साथ साथ। कितनी PDF इकट्ठा करोगे अपने फ़ोन में, खुद सोचो। जो काम आधे पन्ने में हो सकता है, आधे पेज में, एक पेज में, उसके लिए क्यों आप एक PDF पूरा सेव करोगे, क्यों पूरा पढ़ना है। लास्ट टाइम में आपके लिए वो जल्दी रिविजन कर पाओगे ना जो आपने आधे एक पेज में लिखा है। रीड द असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, द हैप्पीनेस इंडेक्स इंक्लूड्स पॉलिटिकल फ्रीडम एंड सोशल सपोर्ट एंड द इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय द UNDP। तो यहाँ पर आपसे हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स इंक्लूड्स पॉलिटिकल फ्रीडम एंड सोशल सपोर्ट, UNDP इसको करता है। तो UNDP नहीं करता है, UN यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशंस नेटवर्क इसको रिलीज़ करता है अलॉन्ग विद वेलबींग रिसर्च सेंटर एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो ये वाला जो स्टेटमेंट दैट इज़ रीज़न जो है वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। और क्योंकि ये गलत हो जाएगा तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। रीज़न गलत है। सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है, फिनलैंड है, सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। सबसे दुखी देश कौन सा है, अफ़गानिस्तान है। इंडिया 118 पे है, पिछली बार से इम्प्रूव किया है, 126 पे थे, अब थोड़ा ज़्यादा खुश हो गए हम, 118 पे आ गए हैं।
ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टॉप पे कौन है, कौन रिलीज़ करता है, बॉटम पे कौन है, इंडिया की रैंकिंग कितनी है। ओके, एंड वी आर डन विथ टुडेज़ लेक्चर। आगे से मैं और क्वेश्चन इसमें बढ़ाने ही वाला हूँ आपके, ठीक है। तो नोट्स बिल्कुल इसके नहीं मिलेंगे ठीक है। आप अगेन आधे पेज का काम है, एक पेज का काम है, उसको क्यों आप नोट्स पूरे बनेंगे फिर आप पढ़ोगे, इतना टाइम नहीं है। पेन पेपर लेके बैठो, तुरंत में स्पीड अप करके देखो। मैं आराम आराम से तसल्ली से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। आप अपनी स्पीड के हिसाब से जो 1.25 1.5 2x स्पीड पे करना है वो आप करो, ठीक है। बिकॉज हर कोई अपने आप में डिफरेंट है, तो आपको ऐसा बिल्कुल कंसिडर नहीं करना है कि आराम आराम से करेंगे या फिर उस जिस स्पीड पे वीडियो चल रही बस चलने दो। पुश करो खुद को, 2x स्पीड पे लगाओ, 1.5x पे, तो जल्दी जल्दी चीज़ों को करो, ब्रेन को पुश करो, अपने लिमिट्स को पुश करो, पुश इट। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। पहले तो हम कल ही मिलेंगे सुबह, पॉलिटी का पूरा रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू।